हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको आने वाले किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इससे पहले जो है हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूएस भी सोल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पार्ट जो है वो आने वाले वीडियो में आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोग जो है जो बेसिक्स है उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आता है वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड जो है, तो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड लाइक इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड फायर डिमांड। तो यहाँ पे कई तरीके की वाटर डिमांड्स है। तो आईएस कोड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीज़ जो है वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे कंज्यूम करते हैं। आईएस कोड जो है वो क्लियरिफिकेशन के साथ देता है। तो नीचे आप देख सकते हैं यह 135 लीटर पर कैपिटा पर डे का पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चंस निकलते हैं कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, तो उसमें ऊपर दी गई कौन सी चीज़ों में कितना पानी यूज़ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फायर डिमांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फायर डिमांड के बारे में अगर हम बात करें तो फायर हाइड्रेंट जो है वो कई सारे मेगा और मेट्रो सिटी में आपको देखने को मिल सकते हैं। वो 100 या फिर 150 मीटर के डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, ताकि अगर वहाँ पे कोई भी आग लगे तो उसमें से पानी को निकाला जा सके। तो फायर डिमांड जो है वो किस तरीके से नापी जाती है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला जो फेमस है, कुचलिंग्स फॉर्मूला एंड फ्रीमेंस फॉर्मूला। दोनों के इक्वेशन आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने वो है वाटर हाइड्रेंट। अगर आपने वाटर हाइड्रेंट कभी नहीं देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर कैपिटा डिमांड क्या होती है, तो टोटल ईयर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर इंटू 365 इंटू डिज़ाइन पॉपुलेशन। तो ये तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा पर कैपिटा डिमांड। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि पर कैपिटा डिमांड को असर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज ऑफ सिटी, क्लाइमेट कंडीशंस, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ वाटर एट्सेट्रा। ये जो 7 फैक्टर्स है वो पर कैपिटा डिमांड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें साइज ऑफ सिटी के बारे में, तो सिटी अगर बड़ा होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है पानी का कंजप्शन ज़्यादा होगा। क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें तो हॉट वेदर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भी पानी का कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पे पानी का कंजप्शन कम होगा। तो इस तरीके से जहाँ पे जिस तरीके के अफेक्ट करेंगे ये क्राइटेरिया, उस हिसाब से पानी के यूज़ पर असर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेरिएशन इन डिमांड ऑफ वाटर, तो मैक्सिमम डेली कंजप्शन एंड मैक्सिमम हावरली कंजप्शन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सम सोल्व कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो उसमें भी ये इक्वेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेली कंजप्शंस के बारे में, तो वो होगा 180% ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो उसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो वो आएगा 1.8 इंटू क्यू। तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है। उसके बाद आता है मैक्सिमम हावरली कंजप्शन। तो नीचे कैलकुलेशन दी गई है, उसके हिसाब से अगर हम सिंपल बात करें तो 2.7 इंटू एन्युअली एवरेज हावरली डिमांड जो है वो मैक्सिमम हावरली कंजप्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है वाटर सप्लाई स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप वाटर सप्लाई के रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे आ सकते हैं। तो नीचे आप सिस्टम को देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पानी कहाँ से आता है, पानी या तो डैम या फिर रिजर्वोयर से आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस पानी को ट्रीटमेंट के ज़रिए पूरा ट्रीट किया जाएगा एज़ पर द ड्रिंकिंग क्राइटेरिया। उसके बाद आता है उसको स्टोर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये एक सप्लाई स्कीम है पानी की। पानी कहाँ से आता है और किस तरीके से आप या फिर किसी भी यूज़र तक पहुँचता है, तो ये सिस्टम आपको दिमाग में रखना है पूरा। और इसमें से जो ट्रीटमेंट यूनिट है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल से। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिज़ाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। तो कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम है उसके कुछ पहलू होते हैं और उसके पहलू के हिसाब से उसकी डिज़ाइन पीरियड को तय किया जाता है। तो अगर हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में, तो वो 15 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पाइप कनेक्शंस जो होती है वो 30 साल के लिए,
और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पूरी 30 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें एक एक करके, तो पहला आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। तो अगर कहीं पे भी बर्थ ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। कहीं पे डेथ अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन सडनली डिक्रीज हो जाएगी। कहीं पे अगर माइग्रेशन होगा, कोई पब्लिक एक जगह से लेकर के कई दूसरी जगह पे जाती है, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये 3 फैक्टर्स है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, इसमें से हर बार सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में, तो यहाँ पे 9 मेथड जो है आप देख सकते हैं। उसमें से पहली 5 जो है वो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली लाइफ में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुरुआत के 3 मेथड के इक्वेशन जो कि सम कैलकुलेट करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स रिकमेंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैनुअल जो है वो क्या रिकमेंड करती है कि अगर हम बात करें ओल्ड सिटी में, तो ओल्ड सिटी में एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो है वो काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा। और उसके बाद नए सिटी कहीं पे भी बन रहे हैं तो वहाँ पे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसिंग मेथड जो है दूसरी वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो आपको ये देखना होगा कि सिटी ओल्ड है या फिर नया, उसके हिसाब से आपको मेथड को चूज़ करना होगा। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोल सकते हैं वो है क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। तो 3 तरीके के पैरामीटर्स है वाटर के: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो पहले अगर हम बात करें फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में, तो मेनली 5 है यहाँ पे: सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टेम्परेचर। तो सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 30 मिलीग्राम पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेप्टेबल है। टर्बिडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 4 मेथड जो है उसके ज़रिए टर्बिडिटी आप नाप सकते हैं: टर्बिडिटी रोड, जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर, बेइलीज टर्बिडिटी मीटर एंड नेफेलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें कलर के बारे में, तो आयरन ऑक्साइड अगर होगा पानी में तो वो रेडिश कलर का हो जाएगा। मैंगनीज ऑक्साइड होगा तो वो ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। ह्यूमिक एसिड अगर होगा तो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और कलर को अगर आपको नापना है तो वो टिंटोमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए आप नाप सकते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो ओस्मोस्कोप जो है वो टेस्ट एंड ऑर्डर को नापने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है टेस्ट एंड ऑर्डर किस यूनिट में नापते हैं, तो वो है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। उसको इन शॉर्ट बोलते हैं TON। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 3 तक जो TON है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो 10 से 25 डिग्री तक अगर होगा पानी का तो वो पीने के लिए चल सकता है, पर अगर 25 डिग्री से ज़्यादा उसका तापमान होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल पैरामीटर्स के बारे में, तो यहाँ पे डिजोल्व सॉलिड, पीएच, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, फॉस्फोरस, फ्लोराइड एंड मेटल्स, तो ये सारे केमिकल पैरामीटर्स है। तो डिजोल्व सॉलिड जो है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पीएच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने एमसीक्यू वाले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। तो 6.5 से लेकर 8.5 तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। और हार्डनेस की बात करें तो 200 mg/L, और क्लोराइड कंटेंट भी 200 mg/L जो है वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो 1 mg/L जो है वो डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। पर अगर फ्लोराइड 5 mg/L से ज़्यादा होगा तो वो बोन्स के लिए डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, तो वो है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो उसमें 3 तरीके के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है, उसको आपको दिमाग में रखना होगा: पैथोजेंस, कोलिफॉर्म्स एंड इकोलाई। उसके बाद जो हमने बात की थी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि हम डिटेल में अब बात करने वाले हैं, उसकी प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग, उसके बाद एरिएशन, उसके बाद सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लक्चुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो एक एक के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, डैम से सीधा पानी आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उसके साथ कौन सी प्रोसेस होगी,
तो पहले अगर हम बात करें तो वो होगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें होंगे वो उसको इस तरीके की जाली में से दूर किया जाएगा और उस पानी को आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। जो कि दूसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो है एरिएशन। एरिएशन में क्या होगा, तो एरिएशन में जो है इस तरीके से पानी को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें रह गए कोई भी गैसेस हो उसको हम निकाल सके। उसके बाद तीसरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये है सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एंड फ्लक्चुलेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा फ्लक्चुलेशन है। इसमें क्या है, जो सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ से पानी नीचे से ऊपर आता है और जो यहाँ पे जो पानी है वो इकट्ठा होता है और ये जो पूरा ब्रिज है आप देख सकते हैं ये पूरा घूमता रहता है। उसमें आप किसी भी तरीके का कोगुलेशन के लिए केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो कि पानी में रह गए बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल बनाकर उसको जो है वो सेटल कर सकता है। तो इसमें से पानी प्रोसेस होने के बाद इस वाले बड़े सर्कुलर में आएगा और यहाँ से कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तो जो आप आउटर रिंग देख रहे हैं तो यहाँ से जो है वो पाइपलाइन बिछाई जाती है। ये पानी जो है डायरेक्ट उसमें जाता है और आगे वाले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ से पानी सीधा जो है वो इस तरीके के बेड में आता है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन बेड। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो स्लो सैंड फिल्टर का है। इस तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है सैंड। उसमें कई तरीके की लेयर्स होती है सैंड की। उसके पार्टिकल्स को जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सेट किया जाता है और जहाँ पे पानी आने के बाद इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे रह जाती है सैंड के ऊपर और पानी जो है वो नीचे से अच्छी तरीके से शुद्ध हो करके वो इस तरीके की एलिवेटेड स्ट्रक्चर में जमा हो जाता है और यहाँ से आप इसको इजीली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पानी का। अगर आप बताएंगे तो डिटेल में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई पूरा वीडियो आए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तो ये था पूरा पहला पार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के बारे में। और अब दूसरा वीडियो जो है वो दूसरा पार्ट आएगा, तो दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।